आयुर्वेद हजारों साल पुरानी एक चिकित्सा पद्धति, लेकिन सवाल ये है कि इसका इतना गहरा ज्ञान, इसकी ये समझ आखिर आई कहाँ से? देखिए, ये किसी एक किताब में नहीं है, बल्कि ग्रंथों के एक पूरे परिवार में, एक पूरे आर्किटेक्चर में छिपा है। तो आज हम आयुर्वेद की इसी ज्ञान संरचना को समझेंगे। इसकी मजबूत नींव क्या है, इसका प्रैक्टिकल ढांचा कैसा है और इसकी विशेष शाखाएं कौन-कौन सी हैं। तो सवाल यही उठता है, शरीर, मन और प्रकृति की ये जो गहरी समझ है, ये पैदा कहाँ से हुई? इसका जवाब हमें मिलता है उन प्राचीन ग्रंथों में, जो असल में आयुर्वेद की जड़ें हैं। हम इस पूरे ज्ञान के आर्किटेक्चर को एक एक करके परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले बृहत्त्रयी, वो मजबूत नींव जिस पर सब कुछ टिका है। फिर लघुत्रयी, वो ढांचा जो इस ज्ञान को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लायक बनाता है। इसके बाद हम कुछ अन्य ग्रंथों को भी देखेंगे जो इस इमारत को और विस्तार देते हैं। और आखिर में इन सभी स्तंभों को जोड़कर एक पूरी क्लियर तस्वीर देखेंगे। चलिए, इस इमारत की नींव से ही शुरू करते हैं। आयुर्वेद की रीढ़ की हड्डी, इसका सबसे मजबूत आधार, बृहत्त्रयी यानी महान तिकड़ी। तो ये बृहत्त्रयी का मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 महान ग्रंथ। और ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो फाउंडेशन है जो आयुर्वेद के क्यों का जवाब देती हैं कि इंसान का शरीर काम कैसे करता है, बीमारियां होती क्यों हैं। यहीं से, इन्हीं ग्रंथों से आयुर्वेद का पूरा विज्ञान, इसकी पूरी फिलॉसफी डिफाइन होती है। इस तिकड़ी में 3 महारथी हैं। देखिए, पहला है चरक संहिता, जो इंटरनल मेडिसिन यानी दवाइयों पर फोकस करता है। दूसरा है सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी और शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी का महाग्रंथ है। और तीसरा अष्टांग हृदयम, जो इन दोनों के ज्ञान को मिलाकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड बनाता है। चलिए एक एक करके इनकी दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चरक संहिता की। इसे आप आयुर्वेद की जनरल मेडिसिन की इंसाइक्लोपीडिया समझ सकते हैं। ये ग्रंथ शरीर के अंदर की बीमारियों यानी काय चिकित्सा से डील करता है। त्रिदोष का सिद्धांत, वात, पित्त, कफ और सही खानपान, सही लाइफस्टाइल से बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, इसका जो मूल ज्ञान है वो यहीं से मिलता है। और इसी ग्रंथ में आयुर्वेद का मूल मंत्र, इसका कोर प्रिंसिपल छिपा है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब है, पहला लक्ष्य बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि जो इंसान स्वस्थ है उसे स्वस्थ बनाए रखना है। इलाज तो दूसरा कदम है। कितनी गहरी और प्रोएक्टिव सोच है ना? तो बृहत्त्रयी के ये जो पहले 2 ग्रंथ हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं। एक तरफ चरक संहिता है, जो दवाइयों से शरीर के अंदर की गड़बड़ी ठीक करती है, और दूसरी तरफ है सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी से शरीर की बाहरी और संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करती है। एक मेडिसिन है तो दूसरा सर्जरी। अब आते हैं सुश्रुत संहिता पर। ये वो ग्रंथ है जिसने सच में दुनिया को सर्जरी का रास्ता दिखाया। इसीलिए तो आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इस ग्रंथ में शरीर की बनावट, 8 तरह की अलग-अलग सर्जरी और अग्निकर्म जैसी एडवांस्ड तकनीकें तक मौजूद थीं। 125 से ज्यादा, ये नंबर सच में हैरान कर देता है। हजारों साल पहले 125 से ज्यादा अलग अलग तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं का इतना सटीक ब्यौरा, ये दिखाता है कि उस समय का ज्ञान कितना ज्यादा उन्नत था। और इस तिकड़ी का तीसरा स्तंभ है अष्टांग हृदयम। आचार्य वाग्भट ने कमाल का काम किया। उन्होंने चरक के मेडिसिन और सुश्रुत की सर्जरी, इन दोनों के ज्ञान को मिलाया और एक सिंगल प्रैक्टिकल क्लिनिकल मैनुअल बना दिया। आयुर्वेद की सभी 8 शाखाओं का सार एक ही जगह, जो समझने में भी बहुत आसान है। तो बृहत्त्रयी ने ज्ञान की नींव तो बना दी, लेकिन एक वैद्य उस ज्ञान को अपनी क्लिनिक में हर रोज इस्तेमाल कैसे करे? यहीं पर तस्वीर में आती है लघुत्रयी, वो प्रैक्टिकल तिकड़ी जो थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलती है। लघुत्रयी का मतलब है 3 छोटे ग्रंथ। अब ये साइज में भले ही छोटे हों, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये सोने की खान है। इन्हें आप वैद्यों के लिए एक हैंडी रेडी रेफरेंस गाइड समझ सकते हैं, जो हमेशा काम आती है। इस टिकड़ी में 3 विशेषज्ञ हैं। पहला माधव निदान, जो बताता है कि बीमारी को पहचानना कैसे है, यानी डायग्नोस्टिक्स। दूसरा शारंगधर संहिता, जो सिखाता है कि दवा बनानी कैसे है और देनी कैसे है, यानी फार्मेसी। और तीसरा भाव प्रकाश, जो जड़ी बूटियों की दुनिया का विश्वकोश है, यानी मटीरिया मेडिका। माधव निदान, इसे आप आयुर्वेद का पहला डायग्नोस्टिक मैनुअल कह सकते हैं।
ये अपने आप में कमाल की बात है कि ये पहला ग्रंथ था जो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की पहचान पर फोकस करता था। इसमें रोगों के कारण, लक्षण और निदान इतने व्यवस्थित तरीके से बताए गए हैं कि ये आज की पैथोलॉजी की नींव जैसा लगता है। फिर आती है शारंगधर संहिता यानी आयुर्वेदिक फार्मेसी की गाइड बुक, और इसी ग्रंथ ने एक क्रांतिकारी चीज दी, नाड़ी परीक्षा, यानी नब्ज पकड़कर बीमारी का पता लगाना। साथ ही किस मरीज को कितनी दवा देनी है, मतलब डोज का मानकीकरण, ये कॉन्सेप्ट भी इसी ग्रंथ ने दिया। और लघुत्रयी का तीसरा ग्रंथ है भाव प्रकाश। इसे आप आयुर्वेद का गूगल फॉर हर्ब्स समझ सकते हैं। यह एक मॉडर्न हैंडबुक है जो द्रव्य गुण यानी जड़ी बूटियों, खनिजों और दूसरी औषधीय चीजों के गुणों के बारे में सब कुछ बताती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, भाव प्रकाश प्राचीन और आधुनिक दुनिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें आलू, टमाटर और तंबाकू जैसी चीजों का भी जिक्र है जो उस समय भारत में नई नई आई थीं। ये दिखाता है कि आयुर्वेद कोई बंद विज्ञान नहीं, बल्कि एक जीवित और विकसित होता हुआ ज्ञान है। तो हमारे पास नींव बृहत्त्रयी और ढांचा लघुत्रयी है, लेकिन इस इमारत में कुछ विशेष कमरे भी तो होने चाहिए। ये है अन्य ग्रंथ जो आयुर्वेद के ज्ञान को कुछ खास क्षेत्रों में, कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज में और भी गहरा बनाते हैं। जैसे कि काश्यप संहिता जो बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य यानी पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजी पर फोकस करती है, या फिर रस ग्रंथ जो धातुओं और खनिजों से दवाइयां बनाने के जटिल विज्ञान यानी रस शास्त्र की बात करते हैं। ये ग्रंथ दिखाते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान कितना विशाल और कितना विविध है। तो हमने आयुर्वेद की इस ज्ञान संरचना के अलग अलग हिस्सों को देखा। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को एक बार में समझते हैं। अगर इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझना हो तो बृहत्त्रयी हमें क्यों का जवाब देती है। ये आयुर्वेद का वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार है। वहीं लघुत्रयी हमें कैसे का जवाब देती है। ये उस वैज्ञानिक आधार का प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एप्लीकेशन है। एक क्यों है तो दूसरा कैसे। तो आयुर्वेद के ज्ञान की पूरी कहानी असल में ये है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने विज्ञान की नींव रखी, बृहत्त्रयी। माधव, शारंगधर और भव मिश्र ने उस पर प्रैक्टिस का ढांचा खड़ा किया, लघुत्रयी। और फिर काश्यप जैसे आचार्यों ने इसे और विस्तार दिया, इसे स्पेशलाइज्ड किया, अन्य ग्रंथ। नींव, ढांचा और विस्तार, यही है आयुर्वेद के ज्ञान की पूरी संरचना। और अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अगर इन प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले ज्ञान के इतने मजबूत स्तंभ बनाए, तो आज के दौर में हम वो कौन से नए स्तंभ बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।